जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIE 142 पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास पढ़ते हैं, खास करके जापान का इतिहास। टाइम पीरियड है 1868 से 1945 के बीच का इतिहास। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए किन किन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो है टिप्पणी लिखने वाला भी लघु श्रेणी प्रश्न या टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न आते हैं, जो आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 6 अंक का होता है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे 30 नंबर का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसी में से 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 गो या 4 गो बनाना पड़ता है। इसी में से हो सकता है 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने मिल जाए। तो आप इस वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर बना के आइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है जापान में जन अधिकार आंदोलन 100 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर का आपको आएगा। जापान में रेशम का उत्पादन पे टिप्पणी लिखना है। जापान और आज़ाद हिंद फौज जो है, उसके बाद जापान में मजदूर संघों का विकास किस तरह से हुआ। जापान में सैन्यवाद का उदय किस तरह से हुआ और इसका क्या कारक था। तो इन 5 प्रश्नों का चर्चा करेंगे, जो आपको 100 शब्दों में लिखना होता है प्रत्येक प्रश्न को। और प्रत्येक प्रश्न जो आपको 6 अंकों का होता है। टोटल 5 प्रश्न है 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी बताएंगे। देखिए, अब मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए, ताकि आपको इसी में से देखने क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम हॉल में। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है जापान में जन अधिकार आंदोलन। देखिए, जापान में जन अधिकार आंदोलन की का जो टाइम पीरियड है वो 1870 से 1880 के बीच का। इसका मुख्य बिंदु जो है, समय जो है 1870 के दशक से 1880 के दशक तक जो है जापान में जन अधिकार आंदोलन चले चले थे। देखिए, जापान में जन अधिकार आंदोलन का जो चले थे उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था आपका लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन की स्थापना करना। और इसका प्रमुख नेता जो था वो था ईटो, हिरोबुमी तानागाटा, अरितोमो और डुकावा। ये तीनों जो है प्रमुख नेता थे जापान में जन आंदोलन के। मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई। देखिए, 1881 में जो है जियो मिनकेन उडो यानी स्वतंत्रता और जन अधिकार आंदोलन का गठन हुआ। 1881 में जो है जियोटो यानी स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की गई। 1889 में जो है मेजी संविधान की घोषणा, जिसमें समिति संसदीय प्रणाली की स्थापित की गई। इसका परिणाम क्या क्या हुआ वो देखिए। परिणाम हुआ, जापान में आंशिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, आधुनिक जापानी राष्ट्र राज्यों के निर्माण में योगदान मिला। तो देख लिए पहला। दूसरा है जापान में रेशम का उत्पादन पे टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। देखिए, जापान में रेशम का उत्पादन, पहले इतिहास देख लेते हैं जापान में रेशम उत्पादन। देखिए, जापान में रेशम उत्पादन का इतिहास 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक बन गया था। कौन? जापान। तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण रेशम उत्पादन में गिरावट आई। जब जापान में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ तो रेशम उत्पादन में जो है गिरावट देखने के लिए मिलता है। और आज का समय जो है, आज जापान में रेशम उत्पादन एक छोटा उद्योग बन के रह गया है। देश में न केवल बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन होता है, जो काफ़ी काफ़ी मतलब अच्छा रेशम होता है, जो साल में 2 बार फसल देता है। जापानी रेशम अपनी उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट किस्मों के लिए जाना जाता है, जैसे कि कोजिची और हाबुताई। रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कमीनों और अन्य पारंपरिक वस्त्रों के निर्माण में होता है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में जापान में रेशम उत्पादन का इतिहास समृद्ध रहा है, लेकिन आज यह एक छोटा उद्योग है। फिर भी यह जापानी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है और
सरकार इसे संरक्षित करने के लिए काम कर रही है लगातार। अब तीसरा क्वेश्चन है, जापान और आज़ाद हिंद फौज के बीच में जो है संतुलन करना है आपको, दोनों का रिलेशन आपको देखना है। देखिए, जापान और आज़ाद हिंद फौज, देखिए पहले सहयोग और तनावपूर्ण संबंध दोनों रहा है जापान और आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के बीच में। देखिए, सहयोग पहले देखते हैं। सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए को जापान से सैन्य और वित्तीय सहायता मिली थी। तनाव देखते हैं। देखिए, आईएनए ने जापानी नियंत्रण स्वीकार नहीं किया। 1943 में पहले जापान बोलता था कि आईएनए पे जो है जापान का नियंत्रण हो, मगर आईएनए ने जापान का नियंत्रण जो है स्वीकार नहीं किया। 1943 में आईएनए ने इम्फाल पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुई। 1945 में आईएनए ने रंगून में विद्रोह कर दिया, जिसे जापानियों ने दबा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि आईएनए ने ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। युद्ध के बाद आईएनए ने के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोही के रूप में मुकदमा चलाया गया था 1945 में। आप इसे जानते जरूर होंगे, जिसका केस जवाहरलाल नेहरू जो वकील थे उस टाइम के कांग्रेस के प्रमुख नेता, वो लड़े थे। बाद में इसको बाइज्जत बरी किया गया था। आईएनए का बलिदान और दृढ़ संकल्प भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा बन गया। यह एक जटिल संबंध था जिसमें सहयोग और तनाव दोनों शामिल थे, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? आज़ाद हिंद फौज। चौथा है, जापान में मजदूर संघों का विकास। जापान में मजदूर संघों का विकास किस तरह से हुआ? 19वीं सदी के अंत, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ जापान में मजदूर संघों का उदय हुआ। प्रारंभिक संघ छोटे, स्थानीय और अक्सर अवैध थे, जो बेहतर काम करने की स्थिति और मजदूरी के लिए लड़े थे। 20वीं सदी की शुरुआत, समाजवादी विचारों का प्रभाव बढ़ा, जिससे मजदूर आंदोलन को जो है मजबूती मिली या मजबूत हुआ। देखिए, 1945 के बाद मजदूर संघों को कानूनी मान्यता मिली, सदस्यता में तेजी आई और वे राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गए। आज के समय में जापान में मजदूर संघ कमजोर हो रहे हैं, सदस्यता घट रही है और वे वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जानते हैं लास्ट, जापान में सैन्यवाद का उदय, उसका क्या प्रभाव पड़ा जापान पे। जापान में सैन्यवाद का उदय, देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में मेजी बहाली के बाद जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। मेजी पुनर्स्थापना जब हुआ तो जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। इसका क्या कारण था, क्या कारक था, उसको देखते हैं। देखिए, आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद जो है प्रमुख कारण था। पश्चिमी शक्तियों से प्रेरित होकर जापान ने तेजी से आधुनिकीकरण और सैन्यकरण किया। राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ी, जिसने विदेशी आक्रमण से बचाव और साम्राज्य विस्तार की इच्छा जताई। आर्थिक समस्याएं, 1920 के दशक के अंत में महामंदी ने जापानी को बुरी तरह से प्रभावित किया। सैन्यवाद ने लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रीय गौरव का एहसास दिलाने का काम किया। कौन? राष्ट्रीयवाद या सैन्यवाद जो है ये एकजुट हुआ और राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जो है एहसास दिलाया। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच बढ़ती शक्ति ने सैन्यवाद को मजबूत किया। इसका क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद में विस्तार मिला जापान को। जापान ने चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य विस्तार किया। द्वितीय विश्व युद्ध, जापान का सैन्यवाद द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी भागीदारी का मुख्य कारण बना। पराजय और आत्मसमर्पण, 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने युद्ध में हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। तो पांचों क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।